याद रखें, सकारात्मक सोच में सफलता का अर्थ अकूत धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना या सेलिब्रिटी बन जाना नहीं है, बल्कि सफलता का अर्थ वह है जो शांति दे, संतुष्टि दे, विकार रहित व्यक्तित्व का विकास करे। दूसरे शब्दों में, एक पॉजिटिव लाइफ लीड करना ही सफलता है, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ बनाया गया लक्ष्य हमारे अस्तित्व को अर्थ देता है। यह हमें सचेष्ट करता है, हमारी रुचि बनाए रखता है और सुबह बिस्तर से बाहर निकलने का कारण उपलब्ध कराता है। अतः आप अपनी सोच में बदलाव लाएं। रॉबर्ट एच स्कोलर ने कहा है, गोल्स आर नॉट ओनली एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मोटिवेट अस, दे आर इसेंशियल टू कीप अस अलाइव। अब चलते चलते, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मनोवैज्ञानिकों ने एक अनुसंधान में पाया है कि अच्छी नींद से याददाश्त और मानसिक योग्यता दोनों ही निखरती है। अतः आप तनाव रहित होकर रोज़ अच्छी नींद लें, जिससे आपकी स्वस्थ मानसिकता से सकारात्मक सोच को बल मिले और आपके सही लक्ष्य बने। अब लक्ष्य तय करें। वावेल ने कहा है, व्यक्ति का लक्ष्य उसकी अपनी शक्तियों के अनुरूप होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी रुचि के साथ साथ आप सकारात्मक सोच के अंतर्गत लक्ष्य तय करते समय अपनी 3 क्षमताओं को ध्यान में रखें, और ये है शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक। पहला, शारीरिक दृष्टि से कुछ माता पिता अपनी संतानों पर अपनी मनमर्जी का कार्य थोपने की चेष्टा करते हैं, जो एक घातक परिपाटी है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति और शारीरिक क्षमता अलग होती है। पिता जिस काम में यदि सफल है तो जरूरी नहीं कि पुत्र भी उसमें सफल होगा। अतः सबसे पहले यह देखें कि आपका शरीर कैसा है, और इसके साथ यह कि आप किस क्षेत्र में प्रवेश करें, जिससे आप सफलतापूर्वक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यदि आपका कद छोटा है और आप पुलिस या मिलिट्री में जाने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो क्या आप यह लक्ष्य पा लेंगे? दूसरा है मानसिक दृष्टि से। आप अपनी मानसिक क्षमता का भी आकलन कर देखें कि क्या आप इस कार्य को करने योग्य हैं। इसमें 2 बातें सामने आती है, एकाग्रता और दृढ़ता। एकाग्रता का अर्थ है अपनी संकल्प शक्ति को किसी एक काम में केंद्रित कर लेना, अर्थात आप किसी काम के करने में इतने तल्लीन हो जाएं कि चाहे लंच का समय हो या 2 घंटे पहले ही बीत गए हो, पर इसका आपको पता न चले। इसी प्रकार आप जो भी लक्ष्य तय करें उस पर दृढ़ रहें, पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ उसे पूरा करें और कभी अधूरा न छोड़ें। उस लक्ष्य को पूरा करने में आपका मन स्थिर रहे, अर्थात आप बीच में इधर उधर न भटकें। मान लीजिए आपने MBA बनने का निर्णय ले लिया है और इसके लिए आप शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम हैं। अब जरा मानसिक दृष्टि से भी देखें कि क्या आप सक्षम हैं। आप में किसी अच्छे बी स्कूल की प्रवेश प्रतियोगिता सफल होने की पूर्ण क्षमता है। ये देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और आर्थिक क्षेत्र का ज्ञान हासिल करने की आप में मानसिक क्षमता है, या आप उतना पढ़ सकते हैं। क्या आपका मस्तिष्क इतना बोझ उठाने को तैयार है? क्या आपकी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल है? आदि। स्पष्ट है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आपको पहले मानसिक रूप से तैयारी करनी होगी, जिससे आप बाद में निर्धारित लक्ष्य को न बदलें। अतएव आप निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान दें। यह पहले संकल्प लें कि काम को एकाग्रचित्त से करना है, बोझा समझकर नहीं। दूसरा, अपने ध्यान को हर पल हर क्षण लक्ष्य पर केंद्रित करना है। तीसरा, यह न सोचें कि फिर करेंगे, क्योंकि फिर नाम का कोई समय नहीं होता। यह तो अपने आप को कमज़ोर करने का बहाना मात्र है। तनाव में न रहें, ऐसे वातावरण से तुरंत निकले जिससे लक्ष्य सिद्धि में बाधा न पड़े। अगला, शारीरिक एवं मानसिक संतुलन सही रखें। तीसरे नंबर पर है आर्थिक दृष्टि से सोचें। कुछ लोग आर्थिक स्तर पर पूर्णतः विचार किए बिना व्यापार का लक्ष्य बनाकर तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं, और वे शुरू में सफल भी होते हैं, किंतु जब पूर्ण सफलता पाने का अवसर आता है तब धन का अभाव उनके मार्ग में बाधक बन खड़ा होता है, क्योंकि
कोशिश करने पर भी किन्हीं कारणों से उन्हें अर्थ बाजार से वांछित ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वह हताश हो जाते हैं और जिस एकाग्रता, कर्मठता तथा उत्साह के साथ वे उस मुकाम तक पहुँचे थे, वह सब व्यर्थ चला जाता है। अब ध्यान रखें, आपका लक्ष्य कोई भी हो, वह हर प्रकार से ऐसा होना चाहिए कि आपके मार्ग में आज या कल किसी प्रकार की आर्थिक रुकावट न आए। व्यापार के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप न करें जिसके पास केवल धन हो और आपका जैसा अनुभव न हो, क्योंकि उस स्थिति में आप हमेशा इसके दबाव में रहेंगे। तीसरा, स्वेट मार्डन ने कहा है, कर्ज में डूबा इंसान मानसिक शक्ति का दावा नहीं कर सकता। अतः किसी व्यक्ति से उधार लेकर व्यवसाय शुरू करने का लक्ष्य तय न करें और न ही केवल प्लास्टिक मनी पर भरोसा करें, क्योंकि आप हमेशा तनाव में रहेंगे और कर्ज की चिंता में रहकर काम की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। चौथा, यदि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीच में धन की आवश्यकता हो तो किसी बैंकिंग संस्थान से कर्ज लें, बशर्ते आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। याद रखें, हर एक के जीवन में दो प्रकार की स्थितियां आती है, अनुकूल और प्रतिकूल। किसी की शुरुआत अनुकूलता में होती है और किसी की प्रतिकूलता में। प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल का आभास कर लेना सकारात्मक सोच का परिणाम होता है। ऐसी सोच वाला व्यक्ति निश्चय ही अपनी पॉजिटिव लाइफ बना लेता है, जैसा कि आप इससे संबंधित उदाहरण पहले देख चुके हैं। इसलिए जॉन मैकन ने कहा है, अगर आप ज़िंदगी से प्रेम करते हैं और अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो हमेशा चलते रहिए। अतः आप अपनी सोच के अनुकूल सकारात्मक सोच से लक्ष्यों को तय करके अपने जीवन उद्देश्य के प्रति संकल्पबद्ध हो जाएं और उन्हें सफल बनाकर ही दम लें। 10 सूत्री लक्ष्य संबंधी विशेष बातें। पहला, आप दो नाव पर सवार होने की कभी कोशिश न करें, अर्थात पहले एक लक्ष्य पूरा करें और उसके बाद ही दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ें। दूसरा, एक बार आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसी में तन मन से लगे रहें। तीसरा, मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। बार बार निर्णय बदलना सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। चौथा, अपनी क्षमता और योग्यता की जांच परख पहले कर लें और तभी आगे बढ़ें। पांचवा, अनेक इच्छाओं को एक साथ काम में न लाएं। एक इच्छा पूरी होने के बाद ही दूसरी को उठाएं, क्योंकि लक्ष्य आपके जीवन को अर्थ देते हैं, आपको उद्देश्य की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है इस मामले में धैर्य, संयम और अनुशासन को बनाए रखना। छठवां, अपनी कामनाएं अनंत न बनाएं, क्योंकि अपनी शक्ति को किसी एक स्थान पर एकाग्र न करने के कारण आप न दाम पाएंगे और न नाम। सातवां, हेनरी फोर्ड का कथन है, बाधाएं ऐसी डरावनी चीज़ें हैं जो लक्ष्य से आंखें हटते ही आपको दिखती हैं। अतः लक्ष्य चुन लेने के बाद आप अपनी आंखें उसी पर जमाए रखें, अर्जुन की भांति, अन्यथा आप बाधाओं को देखते ही डगमगा जाएंगे और फिर लक्ष्य से गिर जाएंगे। आठवां, लक्ष्य तय करने के बाद अपनी इच्छा शक्ति को कभी मंद न पड़ने दें, इसको मजबूत बनाए रखें, अपनी चाहत की आँच को तेज करते रहें। नौवां, लक्ष्य निर्धारण के समय आपने जो विश्वास अपने अंदर अर्जित किया है उसे सुदृढ़ करें, जिससे लक्ष्य के प्रति आपका उत्साह, लगन और आत्मविश्वास कायम रहे। 10वां, अपने लक्ष्यों की जांच पड़ताल अवश्य कर लें। लक्ष्य इतने छोटे ना हों कि आपको प्रेरणा न दे सके। यहाँ आप अपनी महत्वाकांक्षा की सहायता ले सकते हैं, लेकिन लक्ष्य आपकी योग्यता और क्षमता से इतने दूर भी ना हो कि आपको निराशा हाथ लगे। अतः आप अपना हर लक्ष्य निम्नलिखित 10 कसौटियों पर परख लें। पहला, क्या यह लक्ष्य आपके जीवन उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है? दूसरा, क्या यह नैतिक मूल्यों पर आधारित है? तीसरा, क्या यह आपकी रुचि, योग्यता और क्षमता के बाहर तो नहीं है? चौथा, क्या यह आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा? पांचवा, क्या यह आपके स्वास्थ्य के अनुकूल है? छठवां, क्या यह आपको भौतिक समृद्धि देगा? सातवां, क्या यह आपके परिवार के अनुकूल है? आठवां, क्या इससे आपको ख्याति मिलेगी? नौवां, क्या यह आपके दूसरे लक्ष्यों की संगति में है? 10वां, क्या आप इसे पूरा करने को समर्पित हो सकते हैं?
याद रखें, नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में बड़ा भारी महत्व है। इनके विरुद्ध जाकर हम अपने जीवन को विकृत रूप देते हैं। यदि हम दूसरों को धोखा देते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हम स्वयं को धोखे का शिकार होने की तैयारी कर रहे हैं। कानून नियम से कहीं ज़्यादा बढ़कर नैतिक नियम होता है, जिसे हम कॉमन लॉ कह सकते हैं, जो मोरल साइंस पर आधारित है। मोरालिटी का सीधा संबंध मानव समाज से जुड़ा होता है, जबकि कानून नियम सरकारी दंड प्रक्रिया तक सीमित है और इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी किए जाते हैं। समृद्धि और खुशहाली हमें सामाजिक जिम्मेदारियां भी देती हैं और नैतिकता के आधार पर इनका निभाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। कर्तव्य पालन का दूसरा नाम ही नैतिक मूल्यों की रक्षा करना है। महान विचारक इमैनुअल कैंट ने कहा है, मोरालिटी इज़ नॉट प्रॉपरली द डॉक्ट्राइन ऑफ हाउ वी मे मेक आवर सेल्फ हैप्पी बट हाउ वी मे मेक आवर सेल्फ वर्दी ऑफ हैप्पीनेस। अर्थात सही मायने में नैतिकता वह सिद्धांत नहीं है जिसके द्वारा हम सुखी हो सकते हैं, परंतु वह सिद्धांत है जिसके द्वारा हम अपने को सुख का पात्र बना सकते हैं। अतः जरूरी है हम लक्ष्यों के निर्माण में नैतिक मूल्यों की कभी अनदेखी न करें, क्योंकि विचारक वॉल्टेयर के शब्दों में मोरालिटी इज़ एवरीवेयर द सेम बिकॉज इट कम्स फ्रॉम गॉड। एक्शन प्लान। बिना एक्शन प्लान के लक्ष्य कोरे सपनों की तरह होते हैं। इसलिए आप कोई प्लान बनाएं कि किस तरह से लक्ष्य पूरे किए जाएं। यदि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते तो एक्शन प्लान में संशोधन कर लें या फिर से प्लान बनाएं। इससे आपके लक्ष्य ज़रूर देरी से हासिल हो सकते हैं, लेकिन देरी का मतलब हारना नहीं है। मॉडल रूप में 2 एक्शन प्लान यहाँ दिए जा रहे हैं जो आपके एक्शन प्लान बनाने में सहायक हो सकते हैं। मॉडल रूप में 2 एक्शन प्लान यहाँ दिए जा रहे हैं जो आपको एक्शन प्लान बनाने में सहायक हो सकते हैं। पहला, मान लीजिए आपका निर्धारित लक्ष्य है शिक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करना, जिसके लिए आप अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति का पूरा उपयोग करने को तैयार हैं। तो आइए निम्नलिखित बिंदुओं को अपने एक्शन प्लान में शामिल कीजिए। पहला, प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करना। दूसरा, वांछित विषय में गहन रुचि विकसित करना। तीसरा, जो भी पढ़े उसकी पाक्षिक मासिक समीक्षा अवश्य करना। चौथा, क्लास में पाठ को ध्यान से सुनना। पांचवा, प्रत्येक संशय को कागज़ पर लिख लेना और पाठ पूरा होने के उपरांत उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करना। छठवां, सामान्य शब्दों का ही अधिकाधिक प्रयोग करना। सातवां, वर्ड पावर को अपना मार्गदर्शक बनाना। और आठवां, जो भी पढ़े उसके नोट्स तैयार करना और उसका अभ्यास अवश्य करना आदि। ध्यान रहे, दिनचर्या का हमारी ज़िंदगी में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी हर छोटी बड़ी सफलता में दिनचर्या का योगदान रहता है। सुव्यवस्थित दिनचर्या सफलता को सहज एवं आसान बना देती है। अतः आप अपना समय प्रबंधन अवश्य करें। समय प्रबंधन से आशा है अपने 24 घंटों को इस तरह उपयोग करना कि एक पल का भी दुरुपयोग न हो। अतः समय प्रबंधन के लिए आप समय को अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों में व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत कर लें, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो और आपको अच्छी सफलता मिले। टाइम मैनेजमेंट संबंधी 10 जरूरी टिप्स की तालिका आगे दी गई है, जिसे आप अवश्य देखें। दूसरा, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में एक सफल मार्केटिंग ऑफिसर बनने का लक्ष्य तय किया है, तो आप एक्शन प्लान में निम्नलिखित बातों को शामिल करें। किसी अच्छी संस्था या यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग से संबंधित पाठ्यक्रम पूरा करना और अच्छे अंकों के साथ डिग्री या डिप्लोमा हासिल करना। दूसरा, विक्रय क्षेत्र में कहीं विक्रय प्रतिनिधि के रूप में कुछ समय तक काम करके अनुभव प्राप्त करना। तीसरा, विक्रय क्षेत्र में वांछित विशेष गुणों का अपने अंदर विकास करना, जैसे प्रसन्नचित्त चेहरे पर स्थायी मुस्कान एवं तनाव रहित मुख मुद्रा, बोलचाल में स्पष्टता, अपने उत्पाद के संबंध में पूर्ण ज्ञान, प्रतिस्पर्धी कंपनियों के उत्पाद की जानकारी, अजनबी लोगों से मेल जोल बढ़ाने की कला,
धारा प्रवाह, बोलने में दक्षता एवं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान व शिष्ट व्यवहार, दूसरे लोगों की उचित आलोचनाएं पचाने की क्षमता, अपने प्रतिस्पर्धियों की आलोचना न करना, डीलर एवं कंज्यूमर्स को संतुष्ट बनाए रखने की कला, समूह में बातचीत करने की निपुणता, वही कमिट करना जो पूरा कर सको इत्यादि। ध्यान रहे, आप एक्शन प्लान में अपना निर्धारित लक्ष्य मोटे अक्षरों में अवश्य लिखें, जिससे आपकी दृष्टि उस पर निरंतर रहे। अभ्यास। मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं। आपने लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र संबंधी पाठ्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, यह मानते हुए कि 6 प्रश्न पत्रों की अच्छी तरह पढ़ाई 150 दिन में पूरी करनी है, यानी प्रत्येक के लिए 25 दिन तैयारी के मिलते हैं। निम्नलिखित तैयारी के तरीके और दिनों के विभाजन को ध्यान में रखते हुए आप प्रत्येक प्रश्न पत्र की तैयारी का प्लान स्वयं बनाएं और साथ में समय का विभाजन भी। तैयारी के तरीके: गहन एवं विश्लेषणात्मक ढंग से पाठ्यक्रम तथा विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के माध्यम से प्रश्नों की प्रकृति से परिचित होना, इसमें 1 दिन आपको लगना चाहिए। दूसरा, सामान्यतः टॉपिक्स का वर्गीकरण कर अध्ययन करना, इसे आप 15 दिन में बांट सकते हैं। तीसरा, नोट्स बनाना एवं लेखन का अभ्यास करना, यह 3 दिन। विगत वर्षों के पेपर्स को हल करने का अभ्यास करना, 2 दिन। अंतिम रूप से टॉपिक्स को दोहराना तथा विभिन्न खामियों को आकलन के माध्यम से दूर करना, 2 दिन। नियत अवधि में अंक विभागानुसार प्रश्नों के उत्तर देने का गहन अभ्यास करना, 2 दिन। यदि आप सही ढंग से समय प्रबंधन करेंगे तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। याद रखें, सिर्फ लक्ष्य की ओर बढ़ जाने का मतलब यह नहीं है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अतः आप काम का मूल्यांकन बीच में अवश्य करते रहें, अर्थात अपनी प्रोग्रेस को जांचते रहें ताकि काम का फल आपको मिल सके। यदि प्रोग्रेस की जांच यह बताती है कि लक्ष्य तक पहुंचने में संदेह है तो आप निराश न हों। लक्ष्य को पाने के लिए आप प्लान में संशोधन करें अथवा दूसरा प्लान अपनी क्षमताओं के अनुसार बना लें। आपका लक्ष्य अवश्य सफल होगा। हर शुभ कार्य में पहले बाधाएं आती है, हम इन्हें परीक्षा की घड़ी की माने। जब आपके पास संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, समर्पण की भावना है और प्रयास करने की पूरी शक्ति है, तब निश्चय ही आपके लक्ष्य की जीत सुनिश्चित है। टाइम टेबल बनाएं। निश्चय करें कि किस समय आपको क्या करना है। शुरू में कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन समय प्रबंधन के जरिए आप अपने अमूल्य हर क्षण का सदुपयोग कर निश्चित अवधि में अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। हर स्तर पर जीत। जैसा कि पहले आप जान चुके हैं कि लक्ष्य एक सफ़र है, जबकि जीवन उद्देश्य मंजिल है। जहां आपको विभिन्न लक्ष्यों के बारे में जहां आपको विभिन्न लक्ष्यों के द्वारा पहुंचना है, अर्थात अपना मकसद पूरा करना है। इस तरह हर स्तर पर जीत हासिल कर आपको आगे बढ़ते रहना है। दूसरे शब्दों में, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने का नाम ही सफलता है। अर्ल नाइटिंगेल ने सफलता को इस तरह से परिभाषित किया है: सक्सेस इज़ द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल। इस परिभाषा में 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है। प्रोग्रेसिव यानी निरंतर, चूँकि एक लक्ष्य पूरा होते ही दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा सामने आता है। आपको हर लक्ष्य को पाकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, एक यात्री की तरह, जब तक आपका पूर्व निर्धारित लक्ष्य पूरा न हो। दूसरा, रियलाइजेशन यानी प्राप्ति। इसका मतलब है लक्ष्य प्राप्त करने का अनुभव, यानी सफलता का एहसास जो आपके अंदर होता है, बाहर नहीं। तीसरा है वर्दी यानी मूल्यवान। इसका संकेत इस तरफ है कि आपकी सफलता की यात्रा कितनी अच्छी होगी। यह इस बात पर निर्भर है कि आप लक्ष्य को, मूल्यता को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि बिना संतोष के सफलता अधूरी है। चौथा, गोल यानी लक्ष्य। यह आपकी सफलता के हर स्तर की एक दिशा है।
जिसकी ओर बढ़कर आपको जीत हासिल करनी है, इसीलिए लक्ष्य मूल्यवान है। उपयुक्त कथन का सारांश यह है कि सफलता एक एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसे मापा नहीं जा सकता। इसका सीधा संबंध मन की शांति से है। दरअसल सफलता और संतोष दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि आप अपने कार्य की संपूर्णता से पूर्णता संतुष्ट नहीं हैं, यह आपकी सफलता है, भले ही दूसरे लोग बाहरी रूप से आपको उतना सफल न माने। सकारात्मक दृष्टि से संतुष्ट व्यक्ति सिंबल ऑफ स्टेट्स में कम विश्वास करता है, क्योंकि सादगी उसकी प्रिय वस्तु होती है। सफलता का एहसास आप कब करते हैं? जब आपने सही काम सही ढंग से पूरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आप इस बात से करते हैं कि किन किन मुसीबतों का सामना करके आपने ऊंची पदवी पाई है। आप तब करते हैं जब आप अपनी क्षमता की तुलना में अपने ही काम में सुधार लाकर नए रिकॉर्ड बनाते हैं तथा निरंतर उन्नति करते रहते हैं। आप तब करते हैं जब इस बात से आप गिरकर कितनी बार उठते हैं, क्योंकि यह उठने की शक्ति ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। सफलता का एहसास आप तब करते हैं जब सच्ची सफलता का एहसास आप तब करते हैं जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, अपनी उन गलतियों को बताकर जिनके कारण आपको पिछली बार असफलता मिली, ताकि वे संभल कर आगे बढ़ें। याद रखें, सफलता यूं ही पकड़ में नहीं आती। इससे पहले आपको असफलता से परिचय करना पड़ता है, उससे कुछ सीखना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, गलतियों को सुधारना पड़ता है और न जाने कितनी बार गिरकर उठना पड़ता है। तभी सफल व्यक्तियों का यह मानना है कि हर सफलता के पीछे छिपी होती है असफलता की कहानी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर बार गिरकर वे उठते रहे, पीछे कभी नहीं मुड़े, बल्कि असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते रहे। असफलता आगे बढ़ाती है, पीछे नहीं धकेलती। यही है सफलता का मूल मंत्र, जो आपके लक्ष्य की सिद्धि में सहायक बनता है। इस संदर्भ में अब्राहम लिंकन का यहाँ एक उदाहरण देखिए। 52 साल की आयु में लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन इससे पहले उनकी असफलताओं का रिकॉर्ड यह था। 21 साल की उम्र में वे व्यापार में असफल रहे। 22 साल की उम्र में उन्होंने एक चुनाव हारा। 24 साल की उम्र में दोबारा व्यापार में असफल हुए। 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिससे वे मानसिक असंतुलन के शिकार हुए। 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गए। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारे। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकामयाब रहे और फिर 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गए थे। इस प्रकार 30 वर्ष के पीरियड में इतनी हार मिलने के बावजूद लिंकन बिल्कुल निराश नहीं हुए, बल्कि हर बार नए उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे और संघर्ष करते रहे, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही जीवन का यह उद्देश्य बना लिया था कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। इसलिए उनके लिए हार सिर्फ एक पल की बाधा थी, कोई अंत नहीं। क्या आप उन्हें असफल कहेंगे? टॉम वैटसन सीनियर ने कहा है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता की दर दोगुनी कर दीजिए। असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकारें। चुनौती जितनी मुश्किल होती है, उतनी ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आपके काम करने की लगन शक्ति बढ़ती है, आपको जीत की खुशी होती है और लोग भी आपके प्रशंसक बनते हैं। क्यों होते हैं असफल? कोई भी हार या जीत बिना कारण के नहीं होती। यूँ तो कारणों की लिस्ट खत्म नहीं होगी, किंतु कुछ मुख्य कारणों का जिक्र करना यहाँ आवश्यक है। पहला, क्षमताओं के अनुसार कार्य लक्ष्य का निर्धारण न होना, यानी निर्धारित लक्ष्य या तो क्षमताओं से कहीं बहुत ज़्यादा है अथवा बहुत छोटा है। सकारात्मक दृष्टि से लक्ष्य हमेशा आपकी क्षमताओं से ज़रा ऊंचा हो, जिससे कार्य की पूर्ति में आपका उत्साह निरंतर बना रहे। दूसरा, जोखिम उठाने से कतराना। यह स्थिति तब आती है जब आप जिम्मेदारी से काम करना नहीं चाहते अथवा करना नहीं जानते, लेकिन यह मान लें कि बिना जोखिम उठाए सफलता हाथ नहीं लगती। तीसरा, काम में जल्दबाजी करना।
काम तसल्ली से होता है, जल्दबाजी में तो काम बिगड़ता है और हार मिलती है। चौथा, शॉर्टकट की तलाश में रहना। हारने वाले बिना पूरी कोशिश और मेहनत किए शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और ज़िंदगी गंवा देते हैं, जैसे अमीर बनने के लिए लॉटरी, जुआ, शेयरबाजी करना आदि। पाँचवा, अपनी रुचि के विपरीत काम करना। अरुचिपूर्ण काम बेमन से किए जाते हैं। ऐसे काम करते समय हाथ तो यंत्रवत चलेंगे, लेकिन मन कहीं और जगह होगा। इस स्थिति में सफलता कभी नहीं मिलती। छठवां, इच्छा शक्ति में दृढ़ता का अभाव। इससे आपके कार्य के प्रति उत्साह में कमी आती है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। सातवां, विश्वास की कमी। जब तक किसी काम में आपकी आस्था नहीं है, आपके मन में उसके प्रति विश्वास नहीं उपजेगा और बिना विश्वास के आप काम में कैसे सफल होंगे। अतः सफलता के रहस्यों में यह भी है कि आप किसी काम के विरोधी बनने के बजाय उसके समर्थक बने। यदि आपने पूर्ववत उसे अपना लक्ष्य मान लिया है, गुरु नानक ने कहा है, विश्वास को सहारा देने वाली अपनी लाठी बनाओ। आठवां, संकल्प का अभाव। बिना संकल्प लिए काम के प्रति समर्पण की भावना जागृत नहीं होती और ऐसी स्थिति में आप काम की पूर्णता कैसे कर पाएंगे। नौवां, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना। प्रकृति के नियम ही सफलता के नियम हैं, क्योंकि वे अपरिवर्तनशील हैं। यदि आप बगीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो अच्छे फूल फल उगेंगे और ख़राब या सड़े बीज डालेंगे तो आपको घास फूस ही मिलेगी। इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क एक बगीचा है। इसमें अच्छे विचार डालने से हमारी सकारात्मक सोच बनेगी और बुरे विचारों से नकारात्मक सोच। अतः प्रकृति के नियमों का अवश्य ध्यान रखें। 10वां, पिछले अनुभवों से सीख न लेना। पिछले अनुभवों से मेरा मतलब है वे गलतियां जो हमने की थी, उनकी वजह से हमको हार मिली। असफलता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ध्यान रहे, असफलता रास्ते की रुकावट है, लेकिन अंत नहीं। इससे देर हो सकती है, लेकिन हार नहीं। पिछले अनुभवों से सीख लेकर आप दोबारा गलतियां करने से बच जाएंगे। 11वां, अवसर को पहचानने में अयोग्यता। अवसर बाधाओं के रूप में आते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, जबकि सफलता का एक मंत्र है, अवसर को पहचानो, पकड़ो और उसका फ़ायदा उठाओ। ऑस्टिन फिलिप्स ने कहा है, सतर्क रहते हुए मौके की तलाश में रहो। अपने कौशल और साहस से प्राप्त मौके को पूरी शक्ति और धैर्य के साथ कार्य सिद्धि तक पहुंचा दो, निश्चय ही सफलता मिलेगी। 12वां, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। यह कहना है विंस लॉम्बार्डी का। जब आप किसी कार्य की योजना बनाकर आगे उसे साकार रूप देने की तैयारी करते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। तैयारी से मेरा मतलब है अपने ऊपर यह दबाव बनाना कि कड़ी मेहनत से कार्य को संपन्न करना है, न कि सफलता के लिए चिंता करना। पूरी तैयारी कैसे होती है, आप देखिए यह फार्मूला। लक्ष्य धन सिद्धांत धन योजना धन निरंतर प्रयास धन धैर्य धन गर्व बराबर तैयारी। अब इस फार्मूले के अनुसार आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या आपके पास एक सही व स्पष्ट लक्ष्य है? क्या आपके पास उस लक्ष्य को पाने का कोई प्लान है? क्या आपके पास निश्चित सिद्धांत है जिन पर आप अटल रह सके? आप तैयारी के क्या प्रयास कर रहे हैं? लक्ष्य को पाने के लिए आप किस हद तक जाने को तैयार हैं? क्या आपके पास सफलता पाने के लिए कितना भी समय लग जाने तक धैर्य रख सकते हैं? क्या आप अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं? क्या आपकी इस प्रकार की सोच है, मैं यह काम कर सकता हूँ? 13वां, अनुशासन की कमी। स्वयं को किसी बात के लिए कमिट किए बिना क्या आपके अंदर अनुशासन की भावना जागृत होगी? अनुशासन के अभाव में क्या आप अपने प्रयास निरंतर जारी रख सकेंगे? 14, कमज़ोर स्वाभिमान। स्वाभिमान की कमी वाले लोग हमेशा अपनी पहचान बनाने में भाग दौड़ करते हैं। वे खुद को तलाशने में लगे रहते हैं, जबकि खुद को तलाशा नहीं जाता। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की बेहद कमी होती है, तब वे भला कैसे सफल हो सकेंगे।
15. उद्देश्य की कमी। उद्देश्य विहीन लोग दिशाहीन होते हैं और वे अवसरों को नहीं पहचान पाते, तब कैसे सफलता उन्हें मिल सकेगी। 16. साहस की कमी। सफल व्यक्ति मुसीबतों से उबरने के लिए अपने अंदर साहस जुटाते हैं। वे चमत्कारों या आसान रास्तों की फिराक में नहीं रहते। साहसी होने का मतलब है भय मुक्त होकर आगे बढ़ते रहना। गुरु द्रोणाचार्य ने इनकार कर देने पर एकलव्य ने उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें अपना गुरु मान लिया था और उस मूर्ति के ध्यान में ही उसने धनुर्विद्या सीखी थी। यह एकलव्य का अपूर्व साहस था। 17. भाग्यवादी नज़रिया। जो लोग भाग्य के सहारे रहते हैं वे जीत और हार दोनों को ही किस्मत का खेल मानते हैं। वे कर्म करने की कोशिश नहीं करते बल्कि ज्योतिषियों के चक्कर में पड़कर अंधविश्वास, ढोंगी, आवडंबर में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग आधे अधूरे मन से काम करते हैं और कभी सफल नहीं होते। 18. भय। भय हमें सफलता से वंचित कर देता है। आत्मविश्वास का अभाव ही मन में भय उत्पन्न करता है। संशय की स्थिति में भी इंसान को भयग्रस्त होने में देर नहीं लगती। आमतौर पर लोग भविष्य के प्रति भयग्रस्त होते हैं। कल क्या होगा की चिंता में वे अपने वर्तमान कार्यों को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते। भय व्यक्ति को निष्क्रिय कर देता है और निष्क्रियता से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। भय उत्पन्न होने के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे असफलता का भय, कमज़ोर मन, असुरक्षा का भय, बदनामी का भय, चिंता और सफलता का डर। लेकिन याद रहे, भय मन का कोरा भ्रम है जो खासकर समझदारी की कमी के कारण होता है। 19वां. टालमटोल की प्रवृत्ति। किसी काम को विलंबित कर देना या टालते रहना प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाता है। यह टालो प्रवृत्ति हमारे लिए हानिकारक स्थितियां उत्पन्न कर देती है। 20वां. मन की मलिनता। जिसका मन साफ और पवित्र है, सफलता उसके कदम जल्दी चूमती है। आप पहले यह समझें, क्या है मन की मलिनता। दूसरों को बेईमान, कपटी, धोखेबाज और स्वयं को बिल्कुल पाक समझना मलिनता है। मन पर दुर्विचार के बार बार आक्रमण से रूढ़िवाद, मिथ्यावाद, ईर्ष्या, द्वेष पर निंदा आदि का स्वभाव में प्रकट होना मलिनता है। अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देने या स्वार्थवश उसे हानि पहुंचाने जैसे दुर्भाव मन में लाना अथवा दिमाग में उनकी कल्पना करना मन की मलिनता है। दूसरों को झूठा आश्वासन देने अथवा गुमराह करने जैसी प्रवृत्ति मन में बनाए रखना मन की मलिनता है। बेवजह किसी के कार्य में हस्तक्षेप करने की आदत, ये सभी मन की मलिनता है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि मन की मलिनता का कारण है मात्र हमारे विचार। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे व्यक्तित्व अथवा स्वभाव का निर्माण होता है। अरस्तु का कथन है, आपका चेहरा आपके मन का दर्पण है। मन में जो विचार उठते हैं चेहरे पर उसका प्रतिबिंब अवश्य पड़ता है। अतः मन की मलिनता को हटाने के लिए आप अपने विचारों को शुद्ध रखें, अर्थात सकारात्मक विचारों की ओर ध्यान दें, जिसके बारे में आप पिछले पन्नों में जानकारी ले चुके हैं। अगला टॉपिक है लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्व तैयारी। सिर्फ ऊंचे लक्ष्यों का निर्माण कर लेने से कोई महान नहीं बनता। जरूरी तो यह है कि सकारात्मक सोच के जरिए आप उन समयबद्ध लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करें, अर्थात बिना किन्हीं रुकावटों के आपके लक्ष्य पूरे हों। इस विषय से जुड़े कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर आपको पूर्व तैयारी करनी है, तो आइए हम उनकी ओर बढ़ें। पहला, अपनी इच्छा शक्ति में दृढ़ता लाएं। मान लीजिए आपने लक्ष्य बना लिया, अवसर भी पा लिया और आप काम में जुटे भी दिखाई देते हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं है स्वयं पर या उस कार्य की सफलता पर। आप सोचते हैं कि इस काम से कुछ अधिक लाभ नहीं होगा। यही सोचकर यदि आप लक्ष्य की विपरीत दिशा का चिंतन करने लग जाएं, तो निश्चय ही आप असफल होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है। दूसरे शब्दों में, इच्छा शक्ति में दृढ़ता का अभाव आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने में रुकावट बनकर खड़ा होता है।
और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। विक्टर ह्यूगो ने कहा है, पीपल डू नॉट लैक स्ट्रेंथ, दे लैक विल पावर। अतः अबाध रूप से अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आप पहले अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। आपकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी ही उसमें दृढ़ता आएगी और दृढ़ता से उसी अनुपात में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके उत्साह को ऊर्जा मिलेगी, आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आप पूरी तल्लीनता से काम में जुटे रहेंगे और फिर आप निश्चित तौर पर सफलता की अगली सीढ़ी पर पहुंचेंगे। याद रखें, लक्ष्य को प्राप्त करने की जितनी गहरी इच्छा शक्ति आपके अंदर होती है उतनी ही सफलता हासिल करने की प्रेरणा आपको मिलती है। इस संदर्भ में यहाँ एक उदाहरण देखिए। एक दिन एक व्यक्ति द्वारा सफलता का रहस्य पूछे जाने पर महात्मा सुकरात उसे एक नदी की तरफ ले गए। नदी के अंदर बढ़ते बढ़ते जब पानी उनकी गर्दन तक आ पहुँचा तो उन्होंने अचानक उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। वह सिर को बाहर निकालने के लिए छटपटाया। उन्होंने जैसे ही उसका सिर पानी के ऊपर निकाला तो उस व्यक्ति ने पहले एक गहरी सांस ली। सुकरात ने पूछा, तुम्हारा सिर पानी के अंदर था, तब तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इच्छा थी? व्यक्ति ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात बोले, यही सफलता का रहस्य है जो तुम जानना चाहते हो। सफलता की इच्छा उतनी ही गहरी हो जितनी कि पानी में डूबने वाले को हवा की होती है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की मन में इच्छा रखते हैं उसकी सफलता के लिए आपको मन में यह निश्चय करना है कि आप उस काम को अवश्य करके ही रहेंगे। इसे ही मन संकल्प कहते हैं। इससे आपकी इच्छा शक्ति में प्रगाढ़ता आएगी। अब प्रश्न है, कैसे आए इच्छा शक्ति में निखार? इसके लिए आप अग्रलिखित बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले अपनी भीतरी बुराइयों पर जीत हासिल करें। अपने चेतन स्वरूप में स्थिर होने से आप सही दिशा में अपनी इच्छा शक्ति का विकास कर पाएंगे। मन में दृढ़ता से यह संकल्प लें कि अमुक लक्ष्य तक पहुंचना है, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। एक बार की विफलता को अपने संपूर्ण जीवन की असफलता बिल्कुल न मानें। विफलता और असफलता में ज़मीन आसमान का अंतर है। विफलता इसलिए मिली कि पहले इच्छा शक्ति का अभाव था। केवल भौतिक वस्तु की ओर ही अपना झुकाव न बनाएं। आदर्श स्थापित करने वाली इच्छा को भी आप अपने अंदर विकसित होने दें। अपनी इच्छाओं का सम्मान करें, इससे आपकी इच्छा शक्ति में निखार को बल मिलेगा। अतः दूसरों की इच्छाओं के आगे आप नहीं झुके। बीते दिन के लिए अधिक सोचना और आने वाले दिन की अधिक चिंता, ये दोनों इच्छा शक्ति के निखार में बाधाएं हैं। अतः आप अपनी मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ ही नष्ट होने से बचाएं, जिससे इच्छा शक्ति का विकास क्रम निरंतर जारी रहे। ध्यान रहे, मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की चिंता में, व्यर्थ की बातों में, निरर्थक कार्यों में, निरुद्देश्य बहसबाजी में, थोथे विवादों में, बेसिर पैर की कल्पनाओं में, कामुक विचार एवं कल्पनाओं में, उन चीज़ों के लिए परेशान होने में जिनसे हमारा दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मन की एकाग्रता से इच्छा शक्ति के निखार में सहायता मिलती है।